हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों ने ये डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की सीरीज रखी हुई है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, जिसमें हम लोग डेली चारों सब्जेक्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, मैनेजमेंट, ईएसआई और फाइनेंस चारों सब्जेक्ट्स के लिए डेली एक एक आंसर करते हैं। एट्थ डे है, मैनेजमेंट का एट्थ सेशन है, मैनेजमेंट का एट्थ क्वेश्चन आएगा। अब तक हम लोग 7 क्वेश्चंस इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो हम लोग सिलेबस बाय सिलेबस चल रहे हैं। क्वेश्चन 8 है, एक्सप्लेन रीइंफोर्समेंट थ्योरी एंड इट्स रोल इन शेपिंग एम्प्लॉय बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बताना है और उसका रोल बताना है कि कैसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी एम्प्लॉय के बिहेवियर को शेप करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इससे हम सोचेंगे हमें क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सोचो, हमें रीइंफोर्समेंट के बारे में लिखना होगा, रीइंफोर्समेंट के टाइप्स बताने होंगे, उसके इफेक्ट्स बताने होंगे। कुछ इस तरह से हम लोग उसे करेंगे, है ना। चलो, तो पहले इसको सिलेबस में देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोगों ने अब तक, आप देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है हम लोग पूरी कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू। यहाँ पर हम लोगों ने पर्सनैलिटी, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कर लिया है, बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी भी कर लिया है। आगे हमने परसेप्शन भी कर लिया है, परसेप्चुअल एरर्स भी कर लिया है। टॉपिक हमारा यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ री, जिसको हम लोग एक इस वीडियो में और इसके बाद एक वीडियो और करेंगे रीइंफोर्समेंट पर डिस्क्रिप्टिव आंसर का। तो इन दो वीडियोस के थ्रू हम रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो अब स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बारे में बात करेंगे और उसका जो बिहेवियर शेपिंग में उसका फोकस है वो हम लोग बताएंगे। फिर हम लोग कोर कॉन्सेप्ट पर आएंगे, जिसमें बताएंगे कि जो बिहेवियर है वो इसके कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू शेप किया जाता है, इन्फ्लुएंस होता है। फिर हम रीइंफोर्समेंट के टाइप्स बताएंगे, जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। स्टेप 3 में हम लोग ये 4 टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है, चारों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, मतलब अपनी वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए। फिर ऑर्गेनाइजेशन में क्या एप्लीकेशंस है, मैनेजर्स कैसे रीइंफोर्समेंट को यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जैसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होगा, आपको पर्क्स मिलेंगे, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको अप्रेजल मिलेगा। नेगेटिव में क्या होगा, आपको पनिश करेंगे, आपको डांटेंगे, आपको दुत्कारेंगे। पनिशमेंट में आपको कोई पनिशमेंट देंगे, आपको सस्पेंड कर दिया, आपके इंक्रीमेंट्स रोक दिए। एक्सटेंशन में मे बी आपको जॉब से निकाल दिया या समथिंग समथिंग, वो अभी हम लोग आंसर के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि ओवर डिपेंडेंस क्या है इसकी, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है, इंटरनल मोटिवेशन को भी इसके अंदर इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसकी क्रिटिकल एनालिसिस और लिमिटेशन बताएंगे। और फिर उसके बाद बताएंगे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के रेलेवेंस में क्या हमारा, सॉरी, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में क्या रेलेवेंस है हमारा रीइंफोर्समेंट थ्योरी का। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट हमारा सिलेबस का पार्ट है, उसको हम लोग इस आंसर के थ्रू और इसके बाद एक आंसर और, इन दोनों के थ्रू कर लेंगे। थ्योरेटिकल वीडियो आई बिलीव आप लोग अब तक स्टैटिक का देख चुके होंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव आंसर की फॉर्म में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। अब इसके आंसर को देखते हैं। आंसर में हमने किस तरह से लिखा है। सबसे पहले हमने बताया कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक बिहेवियरल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ना। ये बताता है कि कैसे एम्प्लॉय का बिहेवियर शेप किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है थ्रू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। डेवलप किसने करा था, बीएफ स्किनर ने करा था। बीएफ स्किनर ने डेवलप करा दिस थ्योरी को, है ना। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। इस थ्योरी की खास बात क्या थी कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे काम करता था रेदर देन इंटरनल थॉट। It focuses on observable behavior rather than internal thoughts or feelings. According to this theory, people repeat behavior that give them positive outcomes and avoid behavior that lead to negative outcomes. मतलब जिन चीजों से किसी को कुछ पॉजिटिव मिल रहा है तो लोग उस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं, और किसी चीज से अगर किसी को कुछ नेगेटिव मिल रहा है तो उसको लोग करना अवॉइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में जब हम बात करते हैं तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी के थ्रू जो हमारे मैनेजर्स हैं, वो कैसा डिजायरेबल बिहेवियर चाहते हैं, या कुछ बिहेवियर जो अनवांटेड है एम्प्लॉयज का वो नहीं चाहते हैं, मतलब क्या बिहेवियर और बढ़ाना है, क्या बिहेवियर कम करना है। तो मैनेजर्स इसलिए रीइंफोर्समेंट थ्योरी पढ़ते हैं, सो दैट वो डिजायरेबल बिहेवियर को फर्दर एनहेंस कर पाए और अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस कर पाए अमंग देयर एम्प्लॉयज। ठीक। फिर हम इसके रीइंफोर्समेंट थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। बोलते हैं कि बिहेवियर जो है फंक्शन है अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस का। तो जो आपका बिहेवियर है एक फीडबैक लूप में काम करता है, कि आपने जैसा बिहेवियर करा उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर फर्दर इंप्रूव या डिक्लाइन होगा, है ना। अब ये डिपेंड करेगा कि आपका बिहेवियर पॉजिटिव आउटकम दे रहा है आपको या नेगेटिव आउटकम दे रहा है। आपको आपके बिहेवियर से पॉजिटिव आउटकम मिलेगा तो आप अपने उसी बिहेवियर को कंटिन्यू करोगे। आपको आपके बिहेवियर से नेगेटिव आउटकम मिलेगा तो आप उस बिहेवियर को अवॉइड करने की कोशिश करोगे। So Skinner argued that if behavior is followed by favorable consequences, it is likely to be repeated. On the other hand, if it is followed by unfavorable consequences, it will be reduced or stopped.
है ना। बिहेवियर अगर आपको आपके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है तो आप उसे रिपीट करोगे, और अगर नहीं देगा तो आप उसे स्टॉप करोगे। यही चीज को मैनेजर्स करते हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी के थ्रू, स्पेशली जो एचआर वाले लोग होते हैं या फिर आपके जो वैसे बाकी मैनेजर्स होते हैं, जो भी आपके बॉसेस वगैरह होते हैं। इसको हम लोग लॉ ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। सो दिस थ्योरी बिलीव दैट एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट्स आर मोर पावरफुल दैन इंटरनल मोटिव्स इन शेपिंग बिहेवियर। ठीक है। तो अब इसके अंदर मैनेजर्स को ये नहीं देखना कि एम्प्लॉय किस तरह से बिहेव कर रहा है, उन्हें सिर्फ ये मैनेज करना है कि उसके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एम्प्लॉय खुद से खुद को इंप्रूव या पुअर करेगा, खुद से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करेगा। तो इसकी वजह से ये थ्योरी ज्यादा प्रैक्टिकल है और इजी टू अप्लाई है इन द वर्क प्लेस। ठीक है। अब हमारे पास चार तरह के रीइंफोर्समेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फिर पनिशमेंट और फिर एक्सटिंक्शन। ठीक। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या बोलता है, इसके अंदर होता है कि डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए हम रिवॉर्ड्स देते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोनस देते हैं, तारीफ करते हैं, प्रमोशन करते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं एम्प्लॉयज को जो टारगेट अचीव करते हैं। इससे क्या होगा, जो उनकी गुड परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये भी किसी डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाने के लिए होता है, बट बाय रिमूविंग एन अनप्लेजेंट कंडीशन। फॉर एग्जांपल रिमूविंग स्ट्रिक्ट सुपरविजन वंस एन एम्प्लॉय स्टार्ट्स मीटिंग डेडलाइंस रेगुलरली, वो एक तरह का नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जांपल हो गया। फिर पनिशमेंट की बात होती है। पनिशमेंट किस लिए होता है, ताकि हम लोग अनवांटेड बिहेवियर को डिक्रीज कर पाए बाय अप्लाइंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे वार्निंग दे रहे हैं, डिमोशन कर रहे हैं, पे कट कर रहे हैं, सस्पेंशन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो ये हमारा पनिशमेंट हो गया। कोई भी आप पनिशमेंट करते हो कि अनवांटेड बिहेवियर को एकदम से खत्म करने के लिए। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आपने क्या करा, आप ध्यान दे रहे हो, उसको तारीफ कर रहे हो, उसको बोनसेस दे रहे हो, उसको रिकॉग्निशन दे रहे हो। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आप अनप्लेजेंट कंडीशंस को हटा रहे हो। एक्सटिंक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें हम रीइंफोर्समेंट करना बंद कर देते हैं। जो रीइंफोर्समेंट कोई बिहेवियर को मेंटेन कर रहा था वो हम बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय गेट्स अटेंशन बाय कंप्लेनिंग, इग्नोरिंग सच कंप्लेंट्स विल इवेंचुअली रिड्यूस द कंप्लेनिंग बिहेवियर। तो इससे क्या होता है, मैनेजर सिस्टमेटिकली वर्क प्लेस बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हैं। अब कोई एम्प्लॉय बार बार रोता हुआ रहेगा, सर इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक बार सुनोगे, चार बार सुनोगे, पांच बार सुनोगे, उसके बाद कहाँ तक आप उसका डेली का रोबेराट सुनते रहोगे। एक, है ना, आपको जब लगेगा यार ये सिर्फ कंप्लेंट ही करता जा रहा है, काम धाम तो कर नहीं रहा, तो एक टाइम के बाद आप उसे सुनना करना बंद कर दोगे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रीइंफोर्समेंट थ्योरी को अप्लाई करती हैं प्रैक्टिकल वेज में। मैनेजर्स पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं थ्रू परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, इस तरह की चीजों से। सेल्स डिपार्टमेंट में कमीशन दिए जाते हैं टारगेट पूरा होने पर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को यूज किया जाता है जब कोई एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, वो हटानी होती है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए। पनिशमेंट आप लोग अप्लाई करते हैं जब कोई मिसकंडक्ट होता है, एब्सेंटिज्म होता है, या फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही होती है। बहुत सारी आईटी कंपनीज वेरिएबल पे और रिकॉग्निशन प्रोग्राम यूज करती हैं बेस्ड ऑन रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल्स। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है वो वहां यूज किया जाता है जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, वाइल इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट होता है लॉन्ग टर्म मोटिवेशन के लिए। तो ये जो थ्योरी हुई ये फर्दर हमें गाइड करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम्स के लिए, फीडबैक मैकेनिज्म्स के लिए और मोटिवेशनल प्रोग्राम्स के लिए। क्रि- अगर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हम लोग रीइंफोर्समेंट थ्योरी को, इसकी कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे ओवर डिपेंडेंस है एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स में, विच में रिड्यूस इंटरनल मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। एम्प्लॉय फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने की कोशिश नहीं करते, फिर सिर्फ रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, और अगर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, रिवॉर्ड्स हट गए, तो फिर वो काम करना बंद कर देंगे या उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। द इम्पैक्ट इज ऑफन शॉर्ट टर्म एंड बिहेवियर में रिटर्न टू ओरिजिनल लेवल वंस रीइंफोर्समेंट स्टॉप्स। तो रीइंफोर्समेंट के जो आउटकम है वो भी शॉर्ट टर्म है। एक बार रीइंफोर्समेंट स्टॉप हो गया तो फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा था वो नहीं करेगा, जो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा था वो नहीं डालेगा। तो ये थ्योरी इंटरनल फैक्टर को कंप्लीटली इग्नोर करती है कि जैसे किसी भी एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है, वैल्यूज क्या है, इमोशंस क्या है, वो चीजें क्योंकि इसके अंदर इग्नोर हो गई, तो वही इसका एक सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग हो गई। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो इसके अंदर कंसिडर नहीं किए गए। हो सकता है कि किसी एक एम्प्लॉय के लिए वो रिवॉर्ड और दूसरा एम्प्लॉय उसको रिवॉर्ड ना समझे। In complex jobs requiring innovation and teamwork, only reinforcement may not be sufficient. Ethical issues भी जरूरी है, punishment भी यूज किया जाता है, leading to fear and low morale among employees. ठीक है। तो आप अगर किसी को पनिश करते जा रहे हो तो वहां पे एथिकल इश्यूज का भी कॉन्सेप्ट साथ साथ आएगा। कंक्लूजन में बात करें तो reinforcement theory plays a significant role in shaping employee behavior in organization. It provides manager with practical tools to encourage good performance and reduce undesirable actions.
When used properly along with other motivational theories, it can improve productivity, discipline, and work culture. In today's competitive business environment, especially in India, where diverse workforce exists, reinforcement techniques remain relevant for maintaining performance standards. ठीक है? However, managers must use it carefully and combine it with intrinsic motivation method for long-term success and employee satisfaction. Proper application of this theory contributes to both individual development and organizational effectiveness. मतलब हमने क्या बोलने की कोशिश की? हमने ये बोला कि जो हमारा मॉडर्न डे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है एम्प्लॉय बिहेवियर को शेप करने के लिए। मैनेजर्स के पास में प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिसके थ्रू वो गुड परफॉर्मेंस को एनकरेज करते हैं और अनडिजायरेबल एक्शंस को रिड्यूस करते हैं। अगर प्रॉपरली इसको ये रीइंफोर्समेंट को हम बाकी मोटिवेशनल थ्योरीज के साथ यूज करेंगे तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, डिसिप्लिन बढ़ेगा, वर्क कल्चर बेटर होगा। आज के कॉम्पिटेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट की हम लोग बात करें, स्पेशली इंडिया में जहाँ पे डाइवर्स वर्कफोर्स है ना, इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं in today's competitive business environment, especially in India where diverse workforce exists. तो reinforcement techniques जो है ये relevant है for maintaining performance standard, but एक however लग गया ना कि सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करना, मैनेजर्स को इसे केयरफुली यूज करना है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन मेथड्स को भी साथ में यूज करना है सो दैट लॉन्ग टर्म सक्सेस रहे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रहे। थ्योरी को अगर प्रॉपरली हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रॉपर एप्लीकेशन होगा थ्योरी का, तो ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर भी और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पर भी दोनों ही तरफ कंट्रीब्यूशन इसका मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ आया होगा, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आपके साथ के जो बाकी लोग हैं उन लोगों के साथ भी शेयर करिए वीडियोस को। ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी 2026 और 2027 दोनों के ग्रुप एक्टिव हो चुके हैं, इनको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।